Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में जिसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 60 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो आई रिक्वेस्ट कि उन क्लासेस को ज़रूर आप लोग देख लेना, बिकॉज उनमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। ये क्लासेस आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। आज ये 5th क्लास है इस सीरीज़ की और इसमें हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपसे पहले जो मैंने 4 क्लासेस कराई हैं उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आज के क्वेश्चंस। उनमें भी इंपॉर्टेंट थे, आज के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, शुरू से एंड तक पूरी क्लास को देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ओके, तो अगर आप लोग आगे की कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो, एक क्लास हम और लेंगे इस सीरीज़ में और उसके बाद हमारा जो चल रहा था रिसर्च एप्टीट्यूड उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी क्लास का आपका मिस ना हो। चलिए लेट्स स्टार्ट दी क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसका किसी ने भी मुझे आंसर नहीं किया। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा, बट ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बट एनटीए इस क्वेश्चन को बार बार मॉडिफाई करके दे रहा है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो तो आपके 2 मार्क्स बिल्कुल बेवजह चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि ईमेल वाला जो मेरा वीडियो है उसको ज़रूर आप लोग देखना। प्लेलिस्ट में जाकर आईसीटी वाले सेक्शन में जाकर वहाँ पर आपको ईमेल का कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर ये पूछा गया है कि कितने पीपल इस ईमेल की कॉपी रिसीव करेंगे। हाउ मैनी पीपल विल रिसीव कॉपीज़ ऑफ द अटैचमेंट, यानी कि ये जो अटैचमेंट अटैच किया गया है इसकी कॉपीज़ कितने लोग रिसीव करेंगे। फ्रॉम किसके द्वारा भेजा गया ईमेल, ए के द्वारा। किसको भेजा गया, बी को। और उसकी ईमेल की कार्बन कॉपी ये कितने लोगों को भेजी गई, सी एंड डी को। और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको सेंड की गई, ई को। तो कितने लोगों को ये अटैचमेंट रिसीव होगा। तो देखो ए तो नहीं होगा, ए क्योंकि ए के द्वारा तो भेजा गया है। रिसीव किसको हुआ, बी को। एक तो हो गया बी। दूसरा कार्बन कॉपी किस किस को भेजी गई, सी एंड डी को। और उसके साथ साथ बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको भेजी गई, ई को। यानी कि अगर देखा जाए तो 4 लोगों को इसका कॉपी मिलेगा। इसीलिए यहाँ सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे देखते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है दिस विल हैव द ईमेल एड्रेस ऑफ सेंडर। ये तो हो गया फ्रॉम, यानी कि सेंडर का जो ईमेल एड्रेस है वो लिखा जाता है फ्रॉम में, ईमेल में। टू में क्या लिखा जाता है, दिस विल बी द ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, यानी जिसको आप भेज रहे हो टू में आप उसका ईमेल एड्रेस लिखोगे। सब्जेक्ट क्या होता है, दिस शोज दैट टाइटल ऑफ मेल। आपके जो मेल का टाइटल है जो बोल्ड शो होता है, जब आपके पास कोई ईमेल आता है तो बोल्ड लेटर्स में जो शो होता है आपको सबसे ऊपर, वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद सीसी टू सेंड अ कार्बन कॉपी ऑफ मेल टू एनी अदर पर्सन। कार्बन कॉपी में क्या आता है कि आपका जो मेल है उसकी अगर आप कॉपी किसी को सेंड करना चाहते हो तो वो किसके अंडर आएगा, सीसी के अंदर। उसके बाद है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या मतलब होता है, देयर इज वन अनदर फील्ड ऑफ बीसीसी विच स्टैंड्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी रेसिपिएंट विल बी एबल टू सी द कंटेंट एंड ईमेल एड्रेस ऑफ अदर रेसिपिएंट बट अदर्स विल नॉट बी एबल टू सी हिज एड्रेस। देखो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसको हम सेंड करते हैं वो दूसरे लोगों को जिनको कॉपी सेंड की गई है ईमेल की उनको तो देख सकता है, बट जो टू और सीसी हैं वो बीसीसी को नहीं देख सकते। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रख सकते हो कि बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड यानी कि बिल्कुल अंधेरा, और अंधेरे में जो चीज़ होती है वो दिखाई नहीं देती, इसीलिए बीसीसी जो है टू और सीसी दोनों को दिखाई नहीं देता। ऐसा आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आपको बताना है कि ये दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे या फिर एक सही होगा और एक गलत होगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या बात कर रहा है, 2 कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, यानी 2 कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। दूसरा है 2 कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कैन नॉट बोथ बी ट्रू। अब इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए आप जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला डायग्राम है हमारा ए, ई, आई एंड ओ, इसको ही ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना तो इसको बनाकर आपका काम ये समझ लीजिए 80% सॉल्व हो जाता है।
मैंने आप लोगों को बताया था कि ए और ओ का कनेक्शन होता है कॉन्ट्राडिक्टरी का, और ई और आई का भी होता है कॉन्ट्राडिक्टरी का, और ए और ई का जो कनेक्शन होता है वो होता है कॉन्ट्रेरी का, और यहाँ भी बात हो रही है कॉन्ट्रेरी की। अब जो कॉन्ट्रेरी का कनेक्शन होता है, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, बट साथ में फॉल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा, कैन नॉट बोथ बी ट्रू, क्योंकि ये दोनों कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते। फॉल्स तो हो जाएंगे बस, बट ट्रू नहीं हो सकते। जबकि ई, आई और ओ का क्या कनेक्शन होता है, ये होते हैं सब कॉन्ट्रेरी। इनका कनेक्शन ए और ई के अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर ए और ई साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, बट फॉल्स हो सकते हैं। और ये आई और ओ जो होते हैं, ये साथ में फॉल्स तो हो सकते हैं, बट ट्रू नहीं हो सकते। नहीं सॉरी, आई और ओ जो हैं ये साथ में ट्रू तो हो सकते हैं, बट फॉल्स नहीं हो सकते। ऐसा समझ लीजिए, ए और ई का बिल्कुल अपोजिट होता है आई और ओ का रिलेशन। ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा हमारा फॉल्स, और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को चलो ये बता देती हूँ कि जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट जो इस वक्त आपके सामने है। कॉन्ट्राडिक्टरी, मैंने आप लोगों को बताया कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होते हैं, ए और ओ। ए और ओ का कनेक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का। ऐसे ही ई और आई का कनेक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, और ये आपस में हमेशा अपोजिट होते हैं। अगर ई ट्रू है तो आई फॉल्स होगा, ऐसे ही अगर ए फॉल्स है तो ओ ट्रू होगा। ठीक है, मतलब एक तरीके के उल्टा होता है। ई अगर सही है तो आई गलत, ए अगर सही है तो ओ गलत, ऐसा समझ लीजिए। तो ये कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, हमेशा अपोजिट होंगे। कॉन्ट्रेरी क्या होता है, कॉन्ट्रेरी होता है ए एंड ई। ए एंड ई होता है हमारा कॉन्ट्रेरी, यानी कि ऑल और नो का कनेक्शन। कॉन्ट्रेरी क्या होता है, कैन नॉट ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। ये साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, बट फॉल्स हो सकते हैं। जबकि सब कॉन्ट्रेरी में उल्टा होता है। सब कॉन्ट्रेरी का क्या होता है, ये कैन बी ट्रू टुगेदर, ये दोनों साथ में ट्रू तो हो सकते हैं, बट कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। अब इसका जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ फॉल्स और ट्रू, ये आप उस वीडियो में देखना, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैंने समझाया था, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा आप लोगों को समझा रही हूँ। सब एल्टर्न का क्या मतलब होता है, सब एल्टर्न होते हैं हमारे ये ए और आई, ये हो गए सब एल्टर्न। ऐसे ही ई एंड ओ होते हैं हमारे सब एल्टर्न। सब एल्टर्न से आपको क्या देखना है कि ट्रूथ डाउनवर्ड और फॉल्स अपवर्ड, यानी कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, ए अगर ट्रू है तो नीचे जाने पर ये जो सम वाला है केस, ये भी ट्रू होगा, ट्रूथ डाउनवर्ड। और फॉल्स अपवर्ड का क्या मतलब है कि अगर सम नॉट वाला यानी कि ओ वाला जो केस है वो अगर फॉल्स है तो ऊपर जाने पर ये भी फॉल्स हो जाएगा, नो वाला भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स अपवर्ड। इतनी चीज़ आपको इससे रिलेटेड, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड याद रखनी है। इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द स्टेटमेंट नो बर्ड्स आर मैमल्स इज गिवन एज ट्रू, व्हाट कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड फ्रॉम दिस। यहाँ पर कहा गया है कि जो नो बर्ड्स आर मैमल्स वाला स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू है, केस कौन सा है यहाँ पर, ई। देखो पहले तो यही बना लीजिए, ए ई आई एंड ओ। नो यानी कि ई, ई का मतलब नो मैंने आपको कैसे याद कराया था, इनो, जो खाने वाला इनो होता है ना, तो उससे हमने याद किया था कि ई का मतलब नो। यहाँ पर नो वाला केस है, नो बर्ड्स आर मैमल्स, ओके। और यहाँ पर इसको क्या बताया गया है, ट्रू। तो देखो अगर ये ट्रू है तो ये जो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है आई, ये तो बिल्कुल फॉल्स होगा, बिकॉज अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन ऐसा होता है कि ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे हमेशा। तो जो आई है, आई का क्या होता है, सम। मैंने आपको कैसे याद करवाया था, आई का सम का मतलब होता है आई, यानी कि समाई। जैसे समाई होता है ना, मछली पानी में समाई, ऐसे ही सम का होगा आई। अब सम वाला केस कहाँ पर है, देखो सम बर्ड्स आर मैमल्स, और ये क्या है, फॉल्स। सही दिया हुआ है बिल्कुल, इसलिए ये राइट हो जाएगा। बिकॉज अगर हमारा नो वाला केस ट्रू है तो सम वाला केस हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब इन दोनों का कनेक्शन था कॉन्ट्रेरी का। कॉन्ट्रेरी में मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों कभी भी ट्रू नहीं हो सकते साथ में, ए और ई, ठीक है। इसीलिए ये ए क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स, और ए कहाँ पर है, ये, तो ये भी फॉल्स, ये भी सही है। ए और बी सही है, तो देखो ए और बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनको तो आप काट दीजिए। अब बचा सी और डी। अब सी होगा या डी होगा ये देखते हैं।
सी में क्या लिखा हुआ है, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स इज फॉल्स। सम नॉट, यहाँ पर भी सम नॉट का कनेक्शन केस है और यहाँ पर भी सम नॉट यानी कि ओ, ये वाला। अब ये बताइए, मैंने आपको अभी पीछे बताया ट्रूथ डाउनवर्ड, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ट्रूथ डाउनवर्ड चलता है सब एल्टर्न में। तो ओ क्या होगा हमारा, ट्रू, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ फॉल्स। सम नोट वाला जो कनेक्शन होता है वो होता है ओ। अब यहाँ पर सम नोट वाले कनेक्शन को यानी ओ को फॉल्स बताया गया है, जबकि इसके अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए ट्रू। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स इज ट्रू, तो हमारा सी ना होकर डी हो जाएगा सही आंसर, और इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वन कट जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही, ए बी डी ओनली। ओके, ए बी डी ओनली होगा इसका सही आंसर। ये एक चार्ट है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इस चार्ट को आप याद रख कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वैसे तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, समझाया है, अगर आप उसको समझ लेते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट कन्फर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हो तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से कनेक्शन होता है। जैसे कि ए को अगर ट्रू बताया गया है, जैसे ऑल एस आर पी, ये ट्रू बताया गया है, ऑल वाला केस ट्रू बताया गया है, तो आई वाला जो केस होगा वो भी ट्रू होगा, लेकिन ओ और ई वाला जो केस होगा वो फॉल्स होगा। ओ मतलब सम नॉट और ई मतलब नो, ये जो दोनों केस होंगे वो फॉल्स होंगे। ऐसे ही अगर ए अगर फॉल्स बताया गया है यानी ऑल एस आर पी अगर फॉल्स है, तो अगर ये पूछा जाए कि सम एस आर नॉट पी, ये क्या होगा, तो ये होगा ट्रू, क्योंकि ओ का मतलब होता है सम नॉट। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से आप इसमें सारा सब पर अप्लाई करके देख सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल चार्ट है ये भी, इसलिए मैंने ऐड किया है इसको। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर टू स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये आपको पता है एक ही पेपर में पूछे गए हैं, एक ही शिफ्ट में और एक ही पेपर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। तो आप समझ लीजिए कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही पेपर में चार से पाँच या 3 से 4 मान लो, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एक ही पेपर में 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी 8 नंबर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आए थे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एज सम एस इज पी इज कॉन्ट्रेरी टू सम एस इज नॉट पी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सम एस इज नॉट पी इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू ऑल एस इज पी। इसको देखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लीजिए, ए ई आई एंड ओ, जैसा हमारे वोवेल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ऐसा आप याद कर सकते हो इसको। तो देखो सम एस इज पी, सम यानी कि आई, ये किसके कॉन्ट्रेरी बताया गया है, सम एस इज नॉट पी यानी कि सम नॉट वाला केस है यानी कि ओ, इसका क्या बताया गया है, कॉन्ट्रेरी। जबकि मैं आपको अभी पीछे बताया था कि आई और ओ का केस क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी का, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है सम एस इज नॉट पी, सम एस इज नॉट पी, अब किस चीज़ की बात हो रही है, ओ की। इस वाले केस में यहाँ पर क्या बात हो रही है, ओ की बात हो रही है, ए ई आई ओ, ये तो हमने देख लिया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सम एस इज नॉट पी यानी कि इसकी बात हो रही है। अब सम नॉट यानी कि ओ वाला केस कॉन्ट्राडिक्टरी है किसके साथ, ऑल एस इज पी के साथ। तो देखो ऑल यानी कि ए, इसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया ए और ओ का कनेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी का होता है, ई और आई का भी कॉन्ट्राडिक्टरी का होता है, इसलिए ये हो जाएगा सही। और यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स डिस्टिंग्विश वन कल्चर फ्रॉम अनदर। यानी कम्युनिकेशन के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो नीचे लिखे गए इन वेरिएबल्स में से किसके अकॉर्डिंग हम एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है लर्निंग स्किल्स, सेकंड है टाइम सेंस, थर्ड है लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड और डी है लेवल ऑफ ऑनेस्टी। तो देखो जो सबसे इजी है यहाँ पर है टाइम सेंस। टाइम सेंस यानी कि समय। क्या समय एक कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग करता है, बिल्कुल करता है। आप खुद देखिए कि प्राचीन काल में लोगों का कल्चर क्या था। प्राचीन काल में मिट्टी के घर होते थे, ईंटों के घर भी नहीं होते थे, कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं था, लोग पैदल सफ़र किया करते थे, किसी के पास फ़ोन नहीं था, किसी के पास कार नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए जो पुराने ज़माने का कल्चर था वो अलग था और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके पास एक मोबाइल फ़ोन है, सबके पास लैपटॉप है, ऑनलाइन लर्निंग अब ज़्यादा होती है, पहले ऑफलाइन लर्निंग थी, गुरुकुल सिस्टम थे,
तो पहले का कल्चर कुछ और था, अब का कुछ और है, तो टाइम सेंस तो बिल्कुल होगा एक कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग करने के लिए। और बी कहाँ पर है, जहाँ पर भी बी नहीं है उसको काट दो। अब बचा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब देखो अगला है लेवल ऑफ ऑनेस्टी। लेवल ऑफ ऑनेस्टी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ईमानदारी पहले कल्चर में कुछ और थी और अब कुछ और है? बेईमानी ज़रूर बढ़ गई है, बट ईमानदारी का जो मतलब है, जो सेंस है, वो सेम रहता है, कल्चर कोई भी हो, किसी भी कल्चर का कोई भी मनुष्य है, कोई भी पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, ऑनेस्टी का मतलब सेम ही रहेगा। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल, लेवल ऑफ ऑनेस्टी ये बिल्कुल भी आंसर इसका नहीं होगा, टाइम वाला होगा, डी वाला नहीं होगा। अब देखते हैं लर्निंग स्किल्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक कल्चर की लर्निंग स्किल अलग होती हैं, दूसरे कल्चर की लर्निंग स्किल अलग होती हैं? ऐसा नहीं होता। लर्निंग स्किल हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, ना कि कल्चर पर। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इतना ही ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं चीज़ों को। तो ये आंसर भी नहीं होगा, बी आंसर होगा। और लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का स्तर, यानी कि ये ग्रैटिट्यूड का होना हमारे कल्चर का पार्ट होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, बी एंड सी। आगे देखते हैं, When a variable leads to a spurious interpretation of research results, it is called, यानी कि जब एक वेरिएबल, जब कोई चर शोध परिणामों को यानी कि रिसर्च के रिजल्ट की नकली व्याख्या की ओर ले जाता है, यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो रिसर्च के रिजल्ट को बिल्कुल बदल देता है, कुछ का कुछ कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कंट्रोल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, कन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल। देखो कंट्रोल वेरिएबल तो वो होते हैं जिनको हमें अपनी रिसर्च में बिल्कुल कंट्रोल रखना होता है, जिनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही एक्सटर्नल वेरिएबल जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं जिनका हम असर नहीं पड़ने दे सकते अपने किसी भी रिसर्च पर। एक्सटर्नल वेरिएबल जो होते हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप क्लासरूम में कोई स्टडी कर रहे हो तो आपको किसको कंट्रोल करना होगा? नॉइज़ को, कि टीचिंग लर्निंग के दौरान नॉइज़ का इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि उसके वजह से आपका टीचिंग और लर्निंग पर जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका असर गड़बड़ा सकता है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल वो होते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल वेरिएबल को आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो बन जाते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल ही कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनको आपको कंट्रोल करना होता है ताकि वो आपके रिसर्च पर इफेक्ट ना डालें, निगेटिव इफेक्ट ना डालें, उनको कंट्रोल करना होता है। बट अगर उनको कंट्रोल नहीं किया तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, आपके रिसर्च का रिजल्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है और बाद में जाके आपको पता चलता है कि आपने उसको कंट्रोल नहीं किया था और उसके बाद आपका रिजल्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंफाउंडिंग वेरिएबल, भ्रमित करने वाला चर, है ना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अफेक्टिव डोमेन। यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन के जो स्टेप्स हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी अगर आप पढ़ना चाहते हो उसकी भी मैंने 3 अलग अलग क्लासेस ली थी, जिसमें मैंने कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीनों ही डोमेन को अलग से बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। तो हमने क्या देखा था, देखो 3 डोमेन की बात करते हैं ब्लूम, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है अफेक्टिव और एक होता है साइकोमोटर, जिसको आप कैप से भी याद रख सकते हो। कॉग्निटिव डोमेन में हमने क्या स्टेप देखे थे? KCA2SE, यानी नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ऐसे ही अफेक्टिव डोमेन में हमने क्या देखा था? R2VOC, ये थे अफेक्टिव डोमेन के स्टेप, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। साइकोमोटर में हमने क्या देखा था? IMPAN, इम्पान या IMPAN, कुछ भी कह सकते हो आप। ये थे स्टेप तीनों ही डोमेन के। अब यहाँ कहा गया है कि अफेक्टिव डोमेन का कौन सा स्टेप नहीं है। अफेक्टिव डोमेन में हमने क्या देखा? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। रिसीविंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, वैल्यूइंग भी है, लेकिन एनालाइजिंग ये किसका पार्ट है? ये है हमारे कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट, इसीलिए यही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया है। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, एनालाइजिंग हमारे कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, ना कि अफेक्टिव डोमेन का। आगे बढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स इन अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर, यानी कि एक कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर की पहचान करने के लिए, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए शिक्षक के द्वारा
निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? समेटिव का, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का या फिर पीयर असेसमेंट का? तो देखो, समेटिव असेसमेंट तो फाइनल जजमेंट देता है, सबसे लास्ट में होता है, तो ये तो नहीं होगा। हमें पता लगाना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कब पता चलेगा? जब टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनसे क्वेश्चंस पूछेगा, उनका टेस्ट लेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि बच्चों के अंदर कितने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे के मुकाबले कितना वीक है, या दूसरा बच्चा एक पहले वाले बच्चे के मुकाबले कितना स्ट्रांग है, उसका IQ कितना अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो ये सब क्लासरूम में इंटरेक्शन के दौरान पता चलता है, और उसका बेस्ट तरीका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी क्लासरूम में जो टीचर कोई भी क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछता है, कोई एक्टिविटी कराता है, उनका टेस्ट लेता है किसी भी चैप्टर के कंप्लीशन पर, वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ट तरीका होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस करने का, पता लगाने का। इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सैम्पल साइज ऑफ अ प्रोजेक्ट? यहाँ कहा गया है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट पर आपको रिसर्च करनी है या काम करना है, तो उसके लिए आपको जो सैम्पल साइज़ आप डिसाइड करते हो, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सैम्पल साइज़ को प्रभावित करेंगी या कर सकती हैं। तो अगर आपको कोई भी रिसर्च करनी है, कोई भी आपका रिसर्च वर्क है, उसके लिए आप सैम्पल साइज़ डिसाइड करते हो जिस पर आप अपनी रिसर्च करते हो, तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करेंगी, जिसकी वजह से सैम्पल साइज़ का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे पहला है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। देखो, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, आपकी रिसर्च किस तरीके की है, किस पर आप स्टडी करना चाहते हो, तो ये भी बहुत मैटर करता है आपके सैम्पल साइज़ को डिसाइड करने में। आप छोटे बच्चों पर स्टडी करना चाहते हो या बड़े बच्चों पर स्टडी करना चाहते हो, आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में स्टडी करना चाहते हो या फिर आप ऑल ओवर इंडिया स्टडी करना चाहते हो, यानी आपकी जो रिसर्च का जो टाइप है वो छोटे लेवल पर है या बड़े लेवल पर है ना। तो वो टाइप, रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइप भी मैटर करता है। और दूसरा है पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है, एमएड में जब हम लोग अपना थीसिस या अपनी डिज़र्टेशन बनाते हैं, तो उसके लिए हम सैम्पल साइज़ छोटा रखते हैं। बट वहीं अगर हम PhD के लिए अगर हम अपना रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाते हैं या फिर थीसिस बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारा सैम्पल साइज़ बड़ा होता है। एमएड में सैम्पल साइज़ छोटा रखा जाता है, PhD में सैम्पल साइज़ बड़ा रखा जाता है। तो पर्पस, जो आपके प्रोजेक्ट का पर्पस है, उस पर भी डिपेंड करता है आपका सैम्पल साइज़। अगला है प्रीवियस रिसर्च इन द एरिया। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर आप रिसर्च करना चाहते हो, उस एरिया में जो पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है आपका सैम्पल साइज़। क्योंकि आप जब देखोगे कि इस टॉपिक पर या इस एरिया में प्रीवियस ईयर रिसर्च कौन कौन सी हो चुकी हैं, उसमें आप ये देखोगे कि कितनी पॉपुलेशन पर या कितने सैम्पल साइज़ पर जो पुरानी रिसर्चेज हैं उनमें काम किया गया, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना सैम्पल चुनोगे। तो ये भी बहुत मैटर करता है प्रीवियस रिसर्च आपके सैम्पल को डिसाइड करने में। तो ये तीनों ही सही ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन रिसर्चर की पर्सनैलिटी का कोई लेना देना नहीं है सैम्पल साइज़ से। रिसर्चर के व्यक्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तित्व उसका कोई भी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सैम्पल के साइज़ पे। ऐसे ही हिज और हर स्टैंडिंग एज अ रिसर्चर, यानी कि एक शोधकर्ता के रूप में उसकी स्थिति, ये भी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो जो D और E है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे और सही आंसर हो जाएगा A, B एंड C ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पर ये कहा गया है कि इनमें से कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के। क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या मतलब होता है, जब हमें किसी भी टॉपिक पर इन डेप्थ स्टडी करनी होती है, लोगों को हम ऑब्जर्व करते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है, इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर इंटरव्यू के थ्रू, है ना, या केस स्टडी, ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती हैं। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस पूछा गया है। तो पहला है टू सेंसिटिव टू दी कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ के प्रति बहुत संवेदनशील। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश रहती है, सब्जेक्टिविटी रहता है कि सब्जेक्टिविटी होगी। तो ये टू सेंसिटिव होता है, यानी कि संवेदनशील तो रहता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है, लोगों को ऑब्जर्व करना है, उनसे बातचीत करनी है, तो सेंसिटिविटी तो होगी, ठीक है, सेंसिटिव टू दी कॉन्टेक्स्ट। अगला है ओपन टू डिबेट,
डिबेट के लिए भी ओपन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होते हैं, तो ओपन टू डिबेट भी होगा, और ये दोनों होंगी इसकी एडवांटेजेस। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो देखो, टू सब्जेक्टिविटी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो डिसएडवांटेज एक तो हुआ ये टू सब्जेक्टिव होना। उसके साथ साथ डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज। क्वालिटेटिव रिसर्च के जो रिजल्ट होते हैं उनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते बड़ी पॉपुलेशन पे, बिकॉज मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है क्वालिटेटिव रिसर्च में मोस्टली। तो इसको हम, इसके रिजल्ट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते बड़ी पॉपुलेशन पर। उसी तरीके से अगला है इशू ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई रिसर्च की, उसका जो रिज़ल्ट आया, उसके कुछ टाइम बाद अगर वही रिसर्च आप करते हो और सेम रिज़ल्ट आता है, इट मीन्स कि उसमें रेप्लिकेबिलिटी है। बट क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बार आपने रिसर्च की जो रिज़ल्ट मिला आपको, आगे अगर आप रिसर्च करते हो तो वही रिज़ल्ट मिले, बिकॉज लोगों की थिंकिंग चेंज हो सकती है टाइम के अकॉर्डिंग। सब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिविटी से ही आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो तीन हैं, सी, डी और ई, ये तीनों ही इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, और यहाँ डिसएडवांटेजेस ही पूछा गया था। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा फिर, सी, डी, ई। सी, डी, ई कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं अब, फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस सीरीज गिवन एज। यहाँ पर ये सीरीज दी गई है और इसमें आपको बताना है कि ये जो 30 लिखा हुआ है इसके बाद क्या आएगा। अगर आप आर्ट साइड से बिलोंग करते हो और इस तरह के क्वेश्चंस को करने से बचते हो, तो ऐसा एग्जाम में गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ईजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इस तरह के। तो यहाँ पर देखो क्या पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले दिया गया है 4, उसके बाद है 6, देन 12, देन 14, देन 28 और उसके बाद 30। उसके बाद पूछा गया है आपसे। तो देखो 4 के बाद क्या आ रहा है 6, कितने का गैप है 1 का। 6 के बाद क्या आ रहा है 12, सीधा डबल, यानी कि पहले क्या हुआ 4 के बाद 6, 1 का गैप, उसके बाद सीधा डबल। उसके बाद देखो 12 के बाद सीधा 14, 1 नंबर का गैप, फिर उसके बाद सीधा डबल। उसके बाद 28 के बाद 1 का गैप, 1 नंबर का 29 का, तो अब क्या होगा, सीधा डबल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 60, और 60 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन अ सर्टेन कोड O इज रिटन एज E, A एज C, M एज I, S एज O, N एज P, E एज M, I एज A, P एज N एंड C एज S। ये आपको सारे ही लेटर्स के बारे में दिया गया है कि O को हम लिखेंगे E की तरह, A को लिखेंगे C की तरह, मतलब A को माना जाएगा C, O को माना जाएगा E। उसके बेस पर फिर हमसे पूछा गया है कि जो कंपनीज वर्ड है इसको कैसे लिखा जाएगा, कौन सा कोड इनमें से सही होगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो दिखाया है यहाँ पर कंपनीज जो लिखा हुआ है, जो दिया गया है उसको लिख लीजिए कंपनीज। अब देखिए सी को इन्होंने क्या बताया था, सी एज एस, सी को एज एस बताया, यानी कि सी क्या होगा, हम एस मानेंगे सी को, तो ये हो गया एस। ओ को क्या बताया था, ओ एस ई, यहाँ पर आ जाएगा ई। एम को इन्होंने क्या बताया था, देखो कहाँ है, ढूंढो, एम एज आई, तो एम को हम मान लेंगे आई। पी को इन्होंने क्या बताया था, पी एस एन, पी को एन माना था तो एन लिख दो। ए को क्या माना था, कहाँ गया, ए एस सी, ए को सी माना गया तो सी लिख दो। एन को क्या माना था, पी, ठीक है, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। और देखो एस ई आई एन सी पी, एस ई आई एन सी पी कहाँ पर लिखा हुआ है, एस ई आई एन, देखो इन दोनों में है, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों बचे, इन दोनों में जंग चल रही है। अब आई का देखो, आई का क्या बताया था, आई एज ए, आई के साथ क्या हो जाएगा ए, और ई का क्या बताया था, ई एज एम, ई का हो जाएगा एम, और लास्ट में एस एस ओ, एस को क्या बताया ओ, लास्ट में ओ है, देखो दोनों के ही लास्ट में ओ है, ऐसा कंफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो एस ई आई एन सी, एस ई आई एन सी, पी ए एम ओ, पी ए एम ओ कहाँ पर है, इस ऑप्शन में, इसीलिए सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 72, इन आ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स आशमान्स रैंक इज 16 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। यहाँ पर कहा गया है एक क्लास में 43 स्टूडेंट्स हैं, आशमान उस
क्लास का बच्चा है, उसकी रैंक 16 है, कहाँ से, बॉटम से, और उसकी रैंक अब टॉप से क्या होगी। इस तरीके से मान लीजिए आप कि ये 43 स्टूडेंट्स हैं, बॉटम से रैंक है 16, और अब ये वाली ऊपर वाली पूछिए कि ऊपर से टॉप से कितनी होगी। तो देखो यहाँ 16 है तो यहाँ पर 15 हो जाएंगे, इसके 16 के नीचे 15 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, बाकी के जो बच्चे वो कहाँ होंगे, ऊपर। तो अगर आप ऐसे गिनने के लिए बैठोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना, और हमें करना होता है जल्दी आंसर। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 43, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपको निकालना क्या है, यहाँ से टॉप से आपको रैंक निकालनी है। अब टॉप से रैंक निकालने के लिए जो 43 स्टूडेंट्स हैं उनमें से आप माइनस कर दीजिए जो रैंक दी हुई है वो, और उसके बाद आपको 1 प्लस कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 43 माइनस 16 27 और प्लस 1 इज इक्वल टू 28। इसलिए यहाँ सही आंसर क्या होगा, 28। बस इतना करना है कि जो भी रैंक दी गई है, जो भी स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है, 43 दिया गया है तो पहले तो 43 लिख लीजिए आप, है ना, और उसके बाद जो रैंक दी गई है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए और उसके साथ साथ प्लस 1 कर दीजिए, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ये आपको करना है अपने एग्ज़ाम में, बस इस फॉर्मूला को याद रखना, आपका सही आंसर आ जाएगा अगर रैंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। तो क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बोथ एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। यहाँ ये कहा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो होगा वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होगा। कीबोर्ड तो आप देखो सभी जानते हो, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर हमारा क्या होता है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। और जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक जो गेम्स में यूज़ होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। बट जो मॉडम है, मॉडम का मतलब भी होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों का ही काम करता है, इनपुट भी और आउटपुट भी। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मॉडम की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है तो इसलिए आप याद रखना मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इनपुट और आउटपुट दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी मॉडम से ही रिलेटेड है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये दोनों करेक्ट हैं या नहीं, असर्शन और रीज़न ये सही बात कह रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो ये चीज़ देख लीजिए। जब आपको ये पता चल गया कि दोनों ही स्टेटमेंट सही तो हैं, फिर आप ये देखिए कि असर्शन का जो रीज़न है वो सच में रीज़न है या नहीं, उसके बाद देखिए आप ये, ठीक है। अब यहाँ असर्शन दिया गया है, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग ए मॉडम इज़ कंसिडर्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और ये चीज़ हमने अभी पीछे देखी तो ये तो सही है। अगला है मॉडम सेंड्स डेटा अपलोड आउटपुट एंड रिसीव्स डेटा डाउनलोड या इनपुट इन द एट द सेम टाइम। यही चीज़ तो हमने अभी समझी कि मॉडम आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं। कारण क्या है इसका, क्योंकि मॉडम सेंड करता है डेटा को, यानी कि अपलोड भी कर सकता है जिसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, और डेटा को रिसीव भी कर सकता है जिसको हम इनपुट कहेंगे, एक ही टाइम पर। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो देखो जो बात यहाँ कही गई है और उसी का ये रीज़न बता दिया गया है, तो हमारा असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन कर रहा है असर्शन को। हिंदी में भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स दैट कम इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम डिस्टिंग्यूश्ड एज समथिंग एल्स आर कॉल्ड। यानी कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में किसी और चीज़ के भेष में आते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है ट्रोजन हॉर्सेस एंड वायरसेस के बीच, ठीक है। देखो ज़ोंबीज़ तो नहीं होता, ज़ोंबीज़ तो मूवीज़ में होते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस और वायरसेस में कंफ्यूजन हो सकता है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में किसी और चीज़ के भेष में आते हैं, यहाँ ये नहीं कहा गया कि आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं, यहाँ पर नुकसान देने वाली कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए वायरस आंसर नहीं होगा। ये दोनों आंसर भी नहीं होंगे। यहाँ सही आंसर होगा ट्रोजन हॉर्सेस, यानी जो प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में किसी और चीज़ के भेष में आते हैं उनको कहते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग याद रख लेना। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्सेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इंस्टॉल
additional RAM into a computer by your teacher. Identify the correct order of the following steps. A से लेके C तक 3 स्टेप दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि पहले कौन सा स्टेप आएगा और उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। ठीक है, किस तरीके से आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे कि आप आराम से सेफली इंस्टॉल कर पाएँ रैम को। आईसीटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके शिक्षक ने आपको कंप्यूटर में अतिरिक्त रैम स्थापित करने का निर्देश दिया। निम्नलिखित चरणों का सही क्रम पहचानें जिनका आपको रैम को सुरक्षित रूप से स्थापित करने के लिए पालन करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब आप ऐसे मान लीजिए कि जब आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले पावर कट करते हो। क्या करते हो, सबसे पहले पावर कट करते हो। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, पावर कट, यानी कि आइसोलेट कंप्यूटर फ्रॉम दी पावर सप्लाई। तो सबसे पहला तो हो जाएगा ये, आपने पावर कट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, कनेक्ट एंटी स्टैटिक स्ट्रैप टू रिस्ट, यानी कि एंटी स्टैटिक स्ट्रैप को कलाई से कनेक्ट करना है आपको। तो पहले देखो, आपने पावर कट कर दी, उसके बाद एंटी स्टैटिक स्ट्रैप को आपको अपनी कलाई से कनेक्ट करना है और उसके बाद सेफली इंस्टॉल करना है रैम को। तो पहला क्या हो गया, बी, दूसरा हो गया सी और तीसरा हो गया रैम। और यहाँ पर बी सी ए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। पहले आएगा बी, देन सी एंड देन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्वयं इनिशिएटिव इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो यंग स्टार्टअप होते हैं, मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है स्वयं? क्या हमने ये पढ़ा था स्वयं के बारे में? अगला है, द टैगलाइन ऑफ डिजी लॉकर लोगो सेज माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। क्या ये सही होगा? तो देखो, ये तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा। पहले आप लोग इसको हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार। स्वयं की पहल जो है वो युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी स्वयं जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो यंग स्टार्टअप होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्वयं आप सभी को पता है, स्वयं ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पर हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं उसका पोर्टल है। डिजी लॉकर लोगो की टैगलाइन मेरे दस्तावेज कभी भी कहीं भी। तो देखो, जो स्वयं है वो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जो हम ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज का नाम है। और डिजी, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। और डिजी लॉकर का जो लोगो है वो माई डॉक्यूमेंट नहीं कहता है, वो कहता है योर डॉक्यूमेंट, इसलिए ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, है ना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। स्वयं इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। स्वयं गवर्नमेंट द्वारा किया गया एक इनिशिएटिव है जो कि हमारे भारत में है, और इसके द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों को। तो इसीलिए पहला वाला तो हो गया गलत। दूसरे वाले में टैगलाइन ऑफ डिजी लॉकर इज योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, ना कि माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर, इसीलिए सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लोन्स। यानी भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं? ईस्ट कोस्ट, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ईस्ट कोस्ट और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से लिया गया है। वेस्ट, सेंट्रल इंडिया या फिर नॉर्थर्न इंडिया? इसका सही आंसर है ईस्ट कोस्ट। ये आप याद रखना, पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स इज नॉन टू बी अ ह्यूमन कार्सिनोजन। यानी इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मानव कैंसर जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि जिससे कि मनुष्यों को कैंसर हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस फाइबर, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एस्बेस्टोस फाइबर होता है वो मानव कैंसर जनक के रूप में जाना जाता है,
उससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर सोर्सेज ऑफ मीथेन एमिशंस, यानी मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों की पहचान करें। मीथेन कहाँ कहाँ से उत्सर्जित हो सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है लैंडफिल्स, दूसरा है माउंटेन रिवर्स, तीसरा है पैडी फील्ड्स, या फिर लास्ट है वेटलैंड्स। तो देखो, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छे से पढ़ा भी नहीं है ना, इसको देख के ही आप आंसर लगा दोगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है आपको जिसे देख के आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो वहाँ पे तुक्का मारने की जगह एक बार इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ ज़रूर लेना प्लीज़। उस क्वेश्चन को बिना वजह में गलत मत करना। यहाँ पर देखो, माउंटेन रिवर्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पहाड़ों की नदियाँ हैं वो मीथेन का उत्सर्जन करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। यह माउंटेन रिवर्स, बी से ही आप लोग आंसर निकाल सकते हो। जहाँ जहाँ बी है उसको काट दो, ACD सही हो जाएगा। लैंडफिल्स, उससे भी मीथेन निकलती है। पैडी फील्ड, धान के जो खेत होते हैं उनसे भी निकलती है मीथेन। वेटलैंड से भी, आर्द्र भूमि जो होती है, नमी वाली भूमि, उससे भी निकलती है मीथेन गैस। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ACD ओनली। ACD यानी कि 4 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आज के ये सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।